नमस्कार, समृद्धि कलश ये हमारी खास पेशकश, खास तौर से त्योहारों के मौके पर दिवाली में, जहां पे आपको ना केवल अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है बल्कि अपने पर्सनल फाइनेंस के जरिए पोर्टफोलियो की सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तो इस खास पेशकश में कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को संभालेंगे, कैसे आप निवेश करेंगे अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ अगर एक एसेट एलोकेशन के जरिए बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपकी मदद करेंगे हमारे दो जानकार। अब क्योंकि सेहत की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है, हर बार की तरह हम दो ही जानकारों को बुलाते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ फिरोज सर मौजूद हैं और पूजा मैम भी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर। तो आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का ही। फिरोज सर, सबसे पहली चीज़ पर्सनल फाइनेंस को लेकर, जब दिवाली आती है तो नया निवेश करना चाहते हैं, सबको लगता है कि ये शुरुआत करें यहीं से ही, इस हिंदू कैलेंडर के साथ ही आप निवेश की भी शुरुआत करें। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, SIP में जाना चाहिए, बल्क में जाना चाहिए। तो कैसे इसका एक ब्लेंड बनाएं, कैसे इसकी शुरुआत करें, कहाँ से आप रणनीति बना सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा ना, संवत जब नया आता है तो आपको मन करता है कुछ शुरू करूं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे शुभ समय में आप शुरू करते हैं। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर स्पिरिचुअल तथास्तु भी होता है, सो दैट्स आई थिंक वेरी वेरी गुड एज अ प्रैक्टिस। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये डिसाइड करने से पहले, एसेट एलोकेशन डिसाइड करने से पहले मेरे हिसाब से एक हम सब भारतीयों को एक एनोमली है, उसको करेक्ट करना चाहिए। हमारी जो उम्मीदें होती हैं फिजिकल एसेट से कुछ और होती हैं, फिनेंशियल एसेट से कुछ और होती हैं। मैं कई सारे निवेशकों से मिला हूं। अब हाल की फिलहाल की बात है कि एक बंदे से मिला, उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 साल में पैसे बनाने, बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये जो एक्स्ट्रा घर आपने खरीदा था कब खरीदा था? बोलते 22 साल हो गए। गोल्ड कब आपने खरीदा और कब बेचा? बोलते जिंदगी में कभी नहीं बेचा, हल धरतेरस खरीदा। बट इक्विटी का मामला आते बोलते 3 साल में पैसे बनाने। तो मैंने कहा ये इस बच्चे के साथ ऐसा खराब बर्ताव क्यों? 3 बच्चे हैं आपके घर में, 2 बच्चों को कहते हो 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए आपके पास 10 साल है, एक बच्चे को कहते हो तू 10वीं कक्षा में पहुंच जा बट 3 साल देता हूं मैं तुझे, और बच्चा फेल होता है। बोलते हैं बच्चे में खराबी है, पेरेंट में खराबी है, बच्चे में खराबी है। तो उम्मीदें आप हर एसेट से एक समान रखें, तभी वो आपको प्रॉफिट करेगी। ये अगर ये थॉट प्रोसेस एक ठीक से बैठ जाता है ना एक निवेशक के मन में, तब वो इक्विटी का फायदा ले पाते हैं। वरना इक्विटी में जो फायदा है वो सिर्फ चार्टों में दिखता है और बैंक अकाउंट में नहीं दिखता है। ये एक चीज मेरी विनती होगी। सेकंड, आज के करंट समय में मेरे हिसाब से हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में इक्विटी का आप एक ही कंट्री हैं टॉप 5 में जो इतनी अच्छी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो रिसेशन का डर नहीं है। जो ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है उसकी बेनिफिशियरी इंडिया होगी एज अ नेशन। तो हाई ग्रोथ इकोनॉमी, हमें इंटरेस्ट रेट्स का इतना डर नहीं है जितना ग्लोबल है। तो आई थिंक इक्विटीज में अगर 50-60% नहीं हो आपकी करंट एलोकेशन का, आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स करेक्शन। अच्छा पूजा मैम, जिस तरह से ड्रास्टिक चेंज आया कोविड के बाद, निवेशकों का पैटर्न बदला है। पहले मिड एज्ड निवेशक होते थे, ओल्ड एज निवेशक होते थे, अब महिलाएं भी आगे आ चुकी हैं काफ़ी, और साथ साथ नए निवेशक आ गए हैं जो यंग जनरेशन के निवेशक है। एज ग्रुप घट गया एकदम से इतना, अब शुरू करते जॉब लोग निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो हर तरह के निवेशक के लिए अलग अलग उनके तौर तरीके होते हैं निवेश के। आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे क्या क्या चीज़ें अलग अलग एज ग्रुप के निवेशकों को ध्यान रखनी चाहिए? जी, देखिए आपने जैसे कहा कि कोविड के बाद, सो मैं समझती हूँ कोविड के ही समय में जब लोग फ्री थे और उस समय में घर पे थे, काफ़ी लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में एंट्री ली। हमने देखे कि 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से ज़्यादा खुले उस समय पे। सो ऐसा नहीं है कि नए पुराने इस तरीके के इन्वेस्टर्स ने इक्विटी का उसी समय पे लुफ्त उठाया। मैं समझती हूँ ये जो डिसीजन है कि एसेट अलोकेशन नए पुराने इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा एज के हिसाब से होता है। अब जैसे कोई नया इन्वेस्टर है वो 60 पे है, तो मैं उन्हें नहीं कहूँगी कि चलो आप नए इन्वेस्टर हो तो चलो आप इक्विटी में ले लो, क्योंकि भाई आप 60 पे हो, तो 60 पे हो तो आगे आपकी इनकम नहीं आने वाली है और आपको इनकम चाहिए होगी, और वो भी आज तो 80, 80, 85 तक की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ते हैं। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको सूट होगा जिसमें आपकी मंथली इनफ्लो भी होगी एंड एट द सेम टाइम कैपिटल आपका इंटैक्ट होगा। एट द सेम टाइम कोई ओल्ड इन्वेस्टर है जो 20-25 साल से कर रहा है, ठीक है, लेकिन एट द एज ऑफ 30-35 भी वो ओल्ड है, फिर भी हम उसे कहेंगे आप इक्विटी में ही रहो,
क्योंकि आप रिस्क उठाने की क्षमता लेते हो तो आपको डेफिनेटली आपके सारे गोल्स जो आगे आने वाले हैं उसके लिए आपको इक्विटी में ही निवेश करना होगा। सो एसेट अलोकेशन की जो मैं कहूँगी एज वाइज अगर हम उसे देखें तो आप यंग इन्वेस्टर हैं, समझो आप 25 साल के आसपास हैं, 25 से 35 की अगर आपकी उम्र है तो डेफिनेटली आप 70 to 80% आपका आप इक्विटी में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। अगर आप 35 to 50 के बीच में है, जो एक मैं कहूँगी इस तरीके का एज गैप एक उस समय पे आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे आपके लोन्स उस समय पे होते हैं, अगर आपने कोई लोन्स खरीदे हैं, हाउस लोन वगैरह हैं, बच्चों की पढ़ाई का एक गोल होता है, बच्चों की शादी का गोल होता है, वो सारा उसी समय पे आता है। सो वो समय पे आपको इक्विटी में एटलीस्ट आप 50% तक तो रहें, बिकॉज एट द सेम टाइम आपको दूसरी चीज़ों को भी देखना है, कंटिजेंसीज भी मेंटेन करनी है। और अगर आप 50 प्लस हैं जो आप रिटायरमेंट नियर करने वाले हो, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे आपने खर्चे कर लिए हैं, आपके लोन्स खत्म हो गए हैं, सो उस समय पे इस तरीके की प्लानिंग करनी, जैसे मैंने मेंशन किया कि आपको मंथली इनफ्लो चाहिए, सो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, तो वहाँ पे भी एटलीस्ट आप 30-40% इक्विटी में रहें। एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला से ना जाएं कि आप 50-60 पे आए तो आप इक्विटी एकदम ही छोड़ दें। आज के ज़माने में मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप 50-55 पे भी हैं, आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं, आपने तो 30 से शुरू किया है, आपने देखा है मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहने से ही आपको फ़ायदा है। सो 50-55 पे भी हैं, आप इक्विटी एक पोर्शन तक रख सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जो आप निवेश कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा उसे 60 पे यूज करने वाले हैं, उसे आप 80-85 तक आपको यूज करना है, आप सिर्फ मंथली विड्रॉवल्स लेने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से उस समय पे भी आप कंफर्टेबली इक्विटी ले सकते हैं। आपको चाहिए तो आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का चुनाव करें, या तो फिर जिसमें इक्विटी पोर्शन कम है, लेकिन एसेट अलोकेशन एज वाइज डिफाइन करें फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के, जो गोल्स हैं उस हिसाब से, जितना लंबा उनका गोल का पीरियड है उतना ही ज़्यादा आप इक्विटी में निवेश करें और बेझिझक निवेश करें, क्योंकि आज जैसे फिरोज जी ने भी कहा, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए तो इक्विटी ही है, उसके सिवाय आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। इक्विटी 12 से 15% का रिटर्न, मोटा मोटा आप म्यूचुअल फंड ही मान लिए 12 से 15% का रिटर्न, जो कि इक्विटी बेस्ड होते हैं यूजुअली। गोल्ड 7-8% का रिटर्न, और एफडी का तो हाल सबको पता है किस तरह इन्फ्लेशन शायद बीट नहीं कर पा रहा। लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद भी सब पूछते हैं कि फिर भी गोल्ड लें, सिल्वर लें, ये धनतेरस है, दिवाली है, तो सबका सबसे चहेता गोल्ड सिल्वर ही होता है। तो फिरोज सर, आपका कहना क्या है? गोल्ड सिल्वर लें पहली चीज़, लें तो फिजिकल लें दूसरी चीज़, ई गोल्ड लें, कोई और नया माध्यम ढूंढें, कैसे निवेश करें गोल्ड सिल्वर में? देखिए, जैसे आपने कहा, अब पहली बात तो है कि गोल्ड में हमने 3 साल की निवेश का एवरेज रिटर्न निकाला, 9.3% आया। ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर के प्रति, एक प्रेशियस मेटल के प्रति हमारा एक थोड़ा प्रेम है, और जाहिर सी बात है, राइट। हम गोल्ड का टोटल ह्यूमन काइंड में जितनी गोल्ड एक्सट्रैक्ट हुई है उसका 12% इंडियंस ओन करते हैं। इंडिया की जीडीपी है 3% वर्ल्ड जीडीपी में। सो हमारा प्रेम है, पॉइंट 1। गोल्ड और सिल्वर खरीदने से आपको एक लाभ जरूर मिलता है सुमित सर, कि आप डॉलर खरीद रहे हो, राइट। तो आपको एक करेंसी की हेज मिलती है। आज हम देखें 82 पे पहुंच गए, राइट। तो अगर आपके ग्लोबल गोल्स हैं, जैसे आपको बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ाने के लिए, या फिर आपको एक उम्र के बाद ग्लोबल टूर करना, आपकी बहुत शौक है आपको ट्रैवल का, तो गोल्ड और सिल्वर का ये जो नॉन ऑप्टिकल बेनिफिट है कि आप डॉलर एक्यूमुलेट करते हैं, वो सेकंड चीज है। अगर आपके ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है तो आपके पास गोल्ड सिल्वर जरूर होना चाहिए। अब तीसरा, गोल्ड सिल्वर के बीच में कैसे निर्णय लूं? देखिए, गोल्ड लास्ट ईयर से इतना पैसे बनाया नहीं है, सिल्वर ने पैसे बनाए, राइट। अब हम तो एक मॉडल यूज करते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो लेते हैं प्राइस का। तो अगर वो रेशियो, जैसे न्यूमरेटर में गोल्ड रखा, डिनोमिनेटर में सिल्वर का प्राइस रखा, अगर वो 124 पे गया हुआ है, मतलब गोल्ड 124 गुना ज्यादा महंगा था सिल्वर से, तब आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, तब आपको डिनोमिनेटर सिल्वर खरीदना है। ओके। जब ये आंकड़ा 31 भी गया था, मतलब गोल्ड का दाम सिल्वर से 31 गुना ज्यादा था, तब आपको डिनोमिनेटर में नहीं रहना है, गोल्ड में रहना है, सिल्वर में नहीं रहना है। तो ये रेशियो के हिसाब से अगर कोई 60 के ऊपर ये रेशियो रहता है, तब वो
सिल्वर के प्रति जाए और 60 के नीचे रहता है तो गोल्ड के प्रति जाए और भावुक होकर सिर्फ गोल्ड के प्रति ना जाए। दैट्स हाउ यू डिसाइड बिटवीन सिल्वर एंड गोल्ड। अब रहा सवाल कौन से माध्यम से इन्वेस्ट करूं, जो आपका पॉइंटेड सवाल था। माध्यम में मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कोई और कॉम्पिटिटर ही नहीं है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा, क्योंकि आपको 2.5% की मुफ्त रिटर्न मिलती है। दूसरी ये जो मुफ्त मिलती है, जो आपको टैक्स डिस्काउंट मिलता है, वो सब मिला मिलू के अगर 3.5-4% का तो गिफ्ट मिल जाता है आपको, तो गोल्ड का दाम नहीं भी बढ़े तो आपको 2.5% फ्री में मिल गए और कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो गई अगर होल्ड टू मैच्योरिटी है। सो आई वुड से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ एनीथिंग अदर देन ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल आधे आपके दर्शक विमेन हैं, तो ऑर्नामेंटल के बारे में भेजूंगा तो हमारे साथ भी पूजा मैडम बैठी हैं, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई। मैं उसको अलावा आप सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें या फिर ETF खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, दूसरा पार्ट आता है इक्विटी और डेट।